And myself, Dr. Akash Singh, chemistry faculty, and this is lecture number 2 from 13 group P block element. Lecture 2, 13 group P block elements. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है, जैसे बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम, इंडियम और थैलियम, हमने उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा था। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देखा था, हमने उनकी कुछ रिएक्शन टेंडेंसीज देखी थी कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उनके ऑक्साइड का क्या कैरेक्टर होता है, ये बातें भी हमने की थी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक साइज की भी हमने बात की थी, डेंसिटी की भी हमने बात की थी। और आज इस लेक्चर में जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेंगे वो लेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड एल्कली। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड एल्कली, इसमें हम देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम है अगर वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको AlCl3 प्लस H2 गैस बना करके देता है। ठीक है, मतलब when aluminium react with dilute HCl it will give AlCl3 and hydrogen gas. Then if aluminium react with NaOH, this is a strong base. When aluminium react with NaOH, then it forms sodium metaborate. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान में रखेंगे। सोडियम मेटाबोरेट, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मूला क्या हो गया? NaAlO2। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इस सोडियम मेटाबोरेट का फर्दर रिएक्शन करेंगे किसके साथ? NaOH के साथ, मतलब और ज्यादा NaOH जो हम इसमें मिक्स करने वाले हैं, तो ये हमें देगा Na अंडर ब्रैकेट AlOH होल 4 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका नाम होगा सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन लेटर में। तो क्या बोला मैंने कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है NaOH के साथ then it forms sodium metaborate, which when further react with some more NaOH it will form sodium tetrahydroxoaluminate। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर हमारे पास अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो दोनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और डिफरेंस क्या है कि ये जो बेस का रिएक्शन है ये आपको 2 स्टेप रिएक्शन होता है और दोनों में अलग अलग कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको, और सबसे लास्ट में आपको क्या मिलता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिएक्शन विथ हैलोजेंस। अब आप हैलोजेंस में क्या क्या ले सकते हैं? तो X इज इक्वल्स टू Cl, Br एंड I। फ्लोरीन नहीं चाहिए हमें चाहिए क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। So as we know that the group 13 element have both the oxidation state of +3 as well as +1, so they can react in these two oxidation state and can form EX3 and EX like compound. That EX3 and EX compound are the halogen derivative of 13 group element. So for example, when an element like aluminium react with Cl2, then it form AlCl3. But
when an element like thallium react with Cl2 then it form TlCl। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो थैलियम है इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और जो एल्यूमिनियम है इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि हमें यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट मिल रहा है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा दिया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, कि जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं ड्यू टू मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा Ga+3 है, जो हमारा In+3 है, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू In+ एंड Ga+, while Tl+ is more stable than Tl+3। तो ये क्यों था? क्योंकि हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अपना पेज नंबर 1 बना लेते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं यहां से। नाउ जब हम पेज नंबर 2 की तरफ चलेंगे, ये हमारा पेज नंबर 2 हो गया। तो अभी तक हमने बात की कि जो हमारा हेलोजन मतलब जो हमारा 13 ग्रुप एलिमेंट है वो अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास 2 तरह के हेलाइड बनते हैं, एक मोनो हेलाइड और एक ट्राई हेलाइड। मीन्स दे कैन कंबाइन विद 3 हेलोजन एज वेल एज दे कैन कंबाइन विद 1 हेलोजन अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी which is a comparison between of reducing nature, reducing power you can say। हमें reducing power का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला कंपैरिजन हम किस में करने वाले हैं? फर्स्ट इज GaCl3 एंड GaCl में। फिर से कंसेप्ट क्या आएगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिए और वहां से इनर्ट पेयर इफेक्ट का कंसेप्ट लीजिए, देन ये सारी चीजें आपको यहाँ से बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। तो देखिए GaCl3 और GaCl में ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका अच्छा है? तो GaCl3 में जो Ga का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3 और जो Ga का ऑक्सीडेशन स्टेट है GaCl में मोनोक्लोराइड में वो क्या है? Ga पे +1। तो रिड्यूसिंग नेचर का वो होता है जो कि खुद को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, जो कि खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि Ga+3 से +1 में जाने का जो रास्ता है वो बंद है। क्यों? क्योंकि Ga+3 ज्यादा स्टेबल है, तो मोर स्टेबल फॉर्म से लेस स्टेबल फॉर्म में रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन कहाँ होगी? लेस स्टेबल फॉर्म से कहाँ? मोर स्टेबल फॉर्म में। तो ये जो Ga है प्लस है ये चेंज हो सकता है Ga+3 में। इट मीन्स GaCl इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। GaCl इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा आंसर यहां से निकलता है कि जो अपना GaCl है ये क्या है? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट आने वाला है, तो मैं एक बार फिर से यही सजेस्ट करता हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन क्या है। अगर हम नेक्स्ट कंपेयर करें तो हम ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। नाउ if we are comparing oxidizing power between TlCl3 and TlCl3 and TlCl की हम बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि TlCl3 में जो Tl है this is in +3 oxidation state and the Tl is +1 oxidation state. So Tl3+ is less stable. Tl3+ is less stable and Tl+1 is more stable. So we can say that
Tl3+ will move to Tl+. Tl3+ जो है वो Tl+ में चेंज होना चाहता है, और Tl+ जो है वो पहले से स्टेबल है, तो वो Tl3+ में चेंज नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये 3 था, इससे ये चेंज हो गया, क्या बन गया 1। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, यहां पर हो गया रिडक्शन, यहां हो गया रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ TlCl3 इज मोर देन TlCl। तो ये हमारा आंसर हो जाता है कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ TlCl3 इज मोर देन TlCl। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने पेज नंबर 3 पे। आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप PDF नोट्स के लिए भी डिमांड कर सकते हैं। तो हम लोग अपने पेज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट विल बी सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरेन, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो हमारा पहला कंपाउंड है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज बोरेक्स। बोरेक्स काफी फेमस कंपाउंड है और काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नीट एंड जेई में बोरेक्स से रिलेटेड। इवन 11th के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला। तो बोरेक्स जो है, इसके पास जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O कहने का क्या मतलब है, इसके पास क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कितना, 10H2O का 10 H2O के मॉलिक्यूल इसके पास हैं। लेकिन ये तो बोरेक्स का फॉर्मूला हो गया। अब बोरेक्स कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बोरेक्स कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ज्वेलर्स बोरेक्स। ज्वेलर्स बोरेक्स का क्या फॉर्मूला है, तो दैट इज Na2B4O7.5H2O। ये है आपका ज्वेलर्स बोरेक्स। ठीक है, ओके। यहां से आपके पास एक और फॉर्मूला बनता है एनहाइड्रस बोरेक्स का। एनहाइड्रस बोरेक्स का वो क्या बन जाता है, Na2B4O7 ओनली। क्या है, यहां पर वाटर नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए एक और नाम लिखते हैं, क्या, सोडियम। आप इसके लिए एक और नाम लिख सकते हैं, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, सॉरी, सोडियम टेट्राबोरेट, मेटाबोरेट नहीं, टेट्राबोरेट। इसको मैं करेक्ट करता हूं यहां पे, दिस इज सोडियम टेट्राबोरेट। और फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हम इसको ही, सोडियम टेट्राबोरेट को ही बोरेक्स ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बोरेक्स ग्लास भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें यहां पर देखना है प्रिपरेशन, हमें यहां पर देखना है प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास है, तो फर्स्ट है हमारे पास फ्रॉम कोलेमेनाइट। फ्रॉम कोलेमेनाइट। तो अब कोलेमेनाइट क्या होता है, तो कोलेमेनाइट का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, Ca2B6O11 प्लस Na2CO3। जब इनका रिएक्शन होता है तो यहां से आपको बन रहा है Na2B4O7 प्लस NaBO2 प्लस CaCO3।
3। ये 3 चीजें आपको बन रही है क्या, Ca2B6O11, ये क्या है, कोलेमेनाइट है। जब ये रिएक्शन करता है Na2CO3 के साथ, जब ये रिएक्शन करता है Na2CO3 के साथ, तो ये आपको बना के दे रहा है, एक तो बोरेक्स बना के दे रहा है Na2B4O7 प्लस आपको बना के देता है ये NaBO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां से एक नया क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि व्हाट हैपेंस व्हेन दिस NaBO2 react with CO2। क्या होगा जब हम इसको CO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, देन ये क्या है, एक प्रॉफिटेबल रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे इससे हमें कुछ फायदा होने वाला है। वो क्या होने वाला है कि यहाँ पर Na2B4O7 फिर से बन के आ जाएगा, मतलब जो हमें बोरेक्स चाहिए था उसकी डबल क्वांटिटी हमारे पास आ गई। केवल कैसे, केवल CO2 गैस से रिएक्ट कराने पर। फिर क्या बन गया, साथ में हमारे पास बन गया Na2CO3। अब देखिए Na2CO3 जो है ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था जो कि रिएक्शन में फर्दर यूज किया जा सकता है। तो मतलब हमें अपना एंड मटेरियल भी 2 बार मिलता है और एक बार हमें अपना स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, वी कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर बोरेक्स बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, वी कैन प्रोड्यूस मोर बोरेक्स। ठीक है, हम यहाँ पर ज्यादा बोरेक्स निकाल सकते हैं इस मेथड का यूज करके। तो ये एक बेनिफिशियल मेथड है और चूंकि डबल बन रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको याद भी रखनी है ये रिएक्शन। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास अब हमारा है पेज नंबर 4। तो अभी हम अपने पेज नंबर 4 पे बात करेंगे। पेज नंबर 4 में हम क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। पेज नंबर 4 में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो पहली बात क्या है कि बोरेक्स सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर। बोरेक्स सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर। बोरेक्स का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। और हम यहाँ किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रहे हम यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन की मतलब जब बोरेक्स को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक बेस को बनाएगा। कैसे बनाएगा, रिएक्शन देख लेते हैं। क्या बोला गया, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, वाटर के साथ। और हमें मिलता क्या है, हमें यहां से मिलता है NaOH, देन वी गेट H3BO3। ठीक है, H3BO3 जो कि क्या है, एक बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है। ये क्या है, एक वीक एसिड है। देखिए यहाँ पे आपका एक कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है। वीक एसिड है और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कंपटीशन का आपके पास क्वेश्चन ये बना कि व्हाट हैपेंस व्हेन बोरेक्स सॉल्यूशन बोरेक्स प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उसका पीएच कितना होगा। आपसे क्वेश्चन एग्जैक्टली ये पूछा गया कि उसका पीएच कितना होगा। और एक आध बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक एसिड है। तो हम क्या जानते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलते हैं तो जो हमारा पीएच का वैल्यू आती है वो क्या आती है, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। तो ये क्या हो गया, ये जो रिएक्शन हो गई ये आपके पास क्या हो गई, ये एक बेसिक मीडियम की रिएक्शन हो गई। एल्कालाइन प्रॉपर्टीज आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ओके, हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 इज बोरेक्स कैन एक्ट एज एन एसिडिक बफर। बोरेक्स कैन एक्ट एज एन एसिडिक बफर। अब देखिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर मिला है तो वो क्या होगा, एसिडिक बफर की तरह ही काम करेगा। तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जनरली जब भी हमारे पास ऐसा कोई इफेक्ट आता है, ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए हमें बात करनी चाहिए
तो हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो हीटिंग इफेक्ट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे। हम यहाँ हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट में क्या है कि क्या होगा जब हम बोरेक्स को गर्म करेंगे, क्या होगा जब हम बोरेक्स को हीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बोरेक्स का जो फॉर्मूला है ये क्या है, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, इसके पास क्या है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो यहां पर क्या मिल जाता है, Na2B4O7, और यहाँ क्या है, सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये रिमूव कर दिए जाते हैं। 10H2O जो है ये यहां से बाहर निकलने वाला है, यहां से बाहर निकल गया है। अब देखिए ये जो Na2B4O7 बना है, अगर हम इसको फर्दर हीट करेंगे, अगर इनको आगे भी हीट करते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B2O3 और क्या बना जाएगा, NaBO2 बन गया, और साथ में आपको बन गया B2O3। अब ये जो NaBO2 है इसका एक अपना कैरेक्टर है, ये क्या है, सोडियम मेटाबोरेट। ये है आपको सोडियम मेटाबोरेट, और इसके कारण से यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है ग्लासी बीड्स। और ये ग्लासी बीड्स हमें कहां मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे, ये हमें मिलता है बोरेक्स बीड टेस्ट के दौरान। ठीक है, बोरेक्स बीड टेस्ट मैं आपको आगे बताने वाला हूं, वहां पर हमें ये ग्लासी बीड्स मिलेंगी। कभी भी जो हम टेस्ट करेंगे, जो लेबोरेटरी मेथड होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, बोरेक्स बीड टेस्ट, वहां पर हमें ग्लासी बीड्स मिलेंगी वहां पर। ठीक है, तो हम यहां से अब आगे बढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो लेट्स गो टू द पेज नंबर 5। Let's go to the page number 5. ओके, नाउ पेज नंबर 5 पे हम एक ही बात करेंगे बस अभी, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमसे क्या पूछा गया कि Na2B4O7 का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। तो हमने सबसे पहले बोला कि Na2 ब्रैकेट में लगाया B4O5, ब्रैकेट में क्या डाला, OH4, इतना कुछ। ठीक है, और यहां क्या लिखा कि यहाँ एक प्लस चार्ज है, और इस पे क्या लिखा कि इस पे 2 माइनस चार्ज है। अच्छा, वहां एक प्लस है, यहाँ 2 माइनस है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, सोडियम जो है वो 2 बार है। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला कहां से आया, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ये फॉर्मूला कहां से आया, तो अगर गौर से देखेंगे तो ये फॉर्मूला हमें आया है Na2B4O7.10H2O से। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको मिला है Na2B4O7.10H2O से। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इसमें क्या है, 8 वाटर है, मतलब हमने क्या किया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल को इनसाइड मूव कर लिया है, मतलब आयोनाइज कर दिया है। एक्चुअली में इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग बेसिकली 12th क्लास में पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर में। ठीक है, अभी आप 11th पे अगर हैं तो आप जनरली ये समझिए कि हमने 2 वाटर के क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर शामिल कर लिए हैं, और बाकी 8 को बाहर रखा है। ठीक है, जो लोग नीट और जेई के हैं या फिर 12th के बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को इजीली समझ रहे होंगे कि 10 वाटर मॉलिक्यूल में से 2 वाटर कहाँ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है, तो हम स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, B बॉन्ड O बॉन्ड B बॉन्ड O बॉन्ड B बॉन्ड O बॉन्ड B बॉन्ड O बॉन्ड B। तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर का मेन फ्रेम है, और जितने भी B हैं सब पर एक एक OH लगा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहां से उठेगा आपके पास। और किसी भी 2 डायगोनली अपोजिट B के बीच में एक O का ब्रिज बॉन्ड और बना देंगे। ठीक है, अब हम अपने ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है। ठीक है, और 8 ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 8 ऑक्सीजन हमारे बाहर में प्रेजेंट है H2O के साथ। ठीक है, अब
अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है वो दो बोरॉन जिसके पास बॉन्ड का नंबर ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये बोरॉन है जिनको मैंने हाईलाइट किया है, इनके पास तीन ही बॉन्ड है, लेकिन जो अनहाइलाइटेड बोरॉन्स हैं उनके पास क्या है, 4 बॉन्ड है। तो इनके पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा जिससे अट्रैक्ट होता हुआ हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम का मॉलिक्यूल Na+ एंड Na+। तो एक एक सोडियम आयन जो है इनके पास अट्रैक्ट होके पहुंचा हुआ है। तो हमारी स्ट्रक्चर करीब करीब कंप्लीट होने जा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां जो बोरॉन है, ठीक है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, दैट इज sp3, एंड ये जो बोरॉन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, sp2। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोरॉन अटैच्ड विथ ब्रिज ऑक्सीजन, ये जो देखिए ये वाला ब्रिज ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके साथ जो बोरॉन अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो दैट इज sp3, एंड बोरॉन do not attached, or you can say do not have any bridge oxygen, then this is sp2, ठीक है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन की बात की गई तो मैंने आपको बता दिया कि बोरॉन के पास 2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 और sp3, ठीक है। अब अगर हम कुछ एंगल की बात करें, एंगल की बात, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर BOB लिंकेज जो है वो कितने हैं, BOB लिंकेज, ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है हमारे पास। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 हमारे पास BOB लिंकेज है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर पूछते हैं कि OH ग्रुप कितने हैं, ठीक है, तो हम यहां पर काउंट करके बता सकते हैं कि OH ग्रुप हमारे पास कितने हैं, 4 ही OH ग्रुप है। अगर हमसे पूछा जाता है यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, तो देखिए लोन पेयर को हमें कहां से काउंट करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन से काउंट करना पड़ेगा, OH के पास से काउंट करना पड़ेगा, और वाटर के पास से भी काउंट करना पड़ेगा। तो सारे लोन पेयर अगर हम काउंट करें तो हमारे पास टोटल 34 लोन पेयर आएंगे, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कि बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 14 बॉन्ड आ जाएंगे, 14 बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको स्ट्रक्चरल बेसिस पे पूछे जा सकते थे, कि आपके पास जो Na2B4O7 का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जिसमें कि एक ये हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल हो सकता है कि बोरॉन के पास जो 2 हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन कौन से हैं। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और अभी के लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे हम। और इसके बाद जो लेक्चर 3 आएगा उसमें हम डिफरेंट एसिड्स की बात करेंगे, बोरिक एसिड की बात करेंगे, और कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं बोरॉन के, हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो थैंक यू वेरी मच।